जय हिंद दोस्तों। इसमें देखेंगे बिहार बोर्ड का 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो पेट्रोलियम से निर्मित होने वाली वस्तु निम्न है: गैसोलीन, डीजल, केरोसिन तेल, स्नेहक जिसे हम ग्रीस के रूप में जानते हैं, पेट्रोल, कृत्रिम रेशा, कीटनाशक एवं अन्य दवाइयाँ, साबुन, प्लास्टिक आदि हम पेट्रोलियम से ये उपयोग कर निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं के लिखे तथा गेहूं के 4 उत्पादक राज्य का नाम बताएं। तो देखिए, भारत में गेहूं के पहले थोड़ा सा समझ लेंगे कि भारत के लिए ये रबी फसल है गेहूं, और ये 10 से 15 डिग्री सेल्सियस इसके शुरू में तापमान चाहिए। बाद में जब ये पक जाता है तो उस समय 20 से 25 डिग्री चाहिए। इसमें हल्का बलुई दोमट मिट्टी चाहिए, और इसको कम से कम आपको वर्षा के लिए 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। और देखिए, प्रति हेक्टेयर में पूछेगा, यानी कम जगह में ज़्यादा उत्पादन के लिए तो गेहूं उत्पादन करने वाला पंजाब है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछेगा कि कौन उत्पादन करता है तो आपको कहना होगा कि उत्तर प्रदेश है। तो आइए इसका देख लेते हैं। गेहूं भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह रबी ऋतु की फसल है। इसकी खेती के लिए बीते समय 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। सेंटीमीटर बरसात के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। यह हल्की दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी तथा सस्ते, कुशल एवं पर्याप्त श्रमिक की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार महत्वपूर्ण गेहूं के उत्पादक राज्य हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर मतलब कम जगह में ज़्यादा उत्पादन के पूछेगा तो पंजाब मारिएगा। ये बार बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर पूछता है गेहूं के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर में कौन सा ज़्यादा उत्पादन करता है, तो आपको पंजाब इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खादर और बागर में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, खादर के 3 उपयोग निम्नलिखित हैं, आप लिख सकते हैं। खादर नई जलोढ़ मिट्टी के खादर कहलाती है, और इसमें मिट्टी के कारण महीन होते हैं। मिट्टी के कण यहाँ पर होगा, कारण की जगह आप कण लिख लेंगे। इसका मिट्टी के कण जो होता है ये कैसा होता है, तो ये आपको महीन होता है। यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं, मिट्टी के कण महीन होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका कण, लिख लीजिएगा। इसमें मिट्टी के कण महीन होते हैं। ये नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में मिलता है, यानी नदी के किनारे, यानी नज़दीक जो भूमि होती है उसी के नज़दीक ये देखने को मिलता है। आगे कर रहा है बांगर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, यानी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। तो इसका उल्टा आप लिख सकते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। इसका मिट्टी के कण मोटे होते हैं, उसमें जो महीन होता है मतलब पतला होता है, लेकिन बांगर में क्या होगा, मोटा होगा। यह नदी के दूरवर्ती क्षेत्र में पाई जाती हैं। आपको एक याद करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। खादर के नई जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। इसमें मिट्टी के कण महीन यानी पतला होता है। यह नदी के सीमावर्ती होती है, मतलब नज़दीक होता है। तो बांगर का होगा, दूरवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। यानी तीनों आपको लिखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जूट की खेती किन 2 राज्यों में अधिक होती है और क्यों। जूट रेशेदार फसल की है और इसे सुनहरा रेशा कहते हैं। सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल और बिहार और असम प्रमुख जूट के उत्पादक राज्य हैं। इन राज्यों में जूट की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हैं। चौका युक्त मिट्टी, गर्म एवं आर्द्र जलवायु बढ़ाने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता, नदी के जल प्रवाह आदि दर्शाई पाई जाती है। इन राज्यों में जूट की अधिक खेती होती है। सबसे ज़्यादा जूट के पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में होती है। सेकेंड स्थान पर आप असम तब बिहार को लेंगे। पहले इसकी खेती बहुत होती थी, अब इसको खेती में कमी हो गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों का अवस्थित है। हीराकुंड, तुंगभद्रा और रिहांद।
तो देखिए हीराकुंड महानदी पर है उड़ीसा में, और ये है तुंगभद्रा नदी जो है ये कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और वर्तमान में आंध्र प्रदेश है। और तीसरा है रिहंद, रिहंद है उत्तर प्रदेश में, यानी यहीं पर अब बिहार का सटा हुआ भाग। अगला क्वेश्चन है, ये आपको मिलान करने में ये क्वेश्चन आता है कि आप मिलान कर सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आता है। मिलान करने में आपको दे देगा और एक पूछेगा इनमें से कौन नहीं है, तो आपको यही चारों तीनों में से देखना होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उद्योग के अवस्थित को प्रभावित करने वाले 4 भौतिक कारक बताइए। उद्योग मतलब कि जो कोई भी बिजनेस हो उसको खराब करने के लिए 4 गो कारक बताना है। तो देखिए उद्योग के अस्तित्व को प्रभावित करने वाले 4 भौतिक कारक निम्नलिखित हैं, यह इस प्रकार है। पहला है कच्चा माल, दूसरा है शक्ति का साधन, जल का सुलभता, अनुकूल जलवायु। अगर माल खराब रहे तो उसको कोई ठीक नहीं कर सकता, और ठीक करने के लिए कच्चा माल है तो उसको खराबे निकलेगा, बढ़िया उससे निकलेगा नहीं। शक्ति का साधन, जब आपके पास काम करने के लिए शक्ति नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा, नहीं होगा। जल की सुलभता, मान लीजिए जल उपलब्ध नहीं है तो इसका जल मिलबे ना करे तो इसको भी नहीं हो सकता। अनुकूल जलवायु, मौसम भी विपरीत हो, मान लीजिए जब काम नहीं है बारिश की तब बारिश हो तो इससे खराब होती है। कह रहा बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों। तो बिहार के किशनगंज, शिवहर, दरभंगा, अररिया, मधुबनी जिले में संचित क्षेत्र की दृष्टि से काफ़ी पीछे हैं। इन जिलों की सिंचाई की आवश्यकता सर्वाधिक है। किशनगंज के 21.81% फसल क्षेत्र में ही सिंचित है। इसी कारण इस क्षेत्र को कृषि काफ़ी पिछड़ा हुआ है। बिहार राज्य में कृषि प्रधान राज्य है। यह राज्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ अस्थायी सिंचाई की आवश्यकता काफ़ी अधिक है। जरूरी नहीं हर क्षेत्र में कमी बाढ़ है, लेकिन किसी किसी क्षेत्र में बाढ़ ज़्यादा है। जिस एरिया की बात हो रही है किशनगंज, शिवहर, दरभंगा, अररिया, मधुबनी, इस तरफ ज़्यादा बाढ़ आती है। सबसे ज़्यादा कोसी नदी बिहार का सुख है, वही कहलाती है। बाकी हमारे बिहार को कृषि पर ही पूरा यातायात निर्भर है और निर्यात आयात सब निर्भर है। इसी से हमारा पूरा अर्थव्यवस्था चलता है बिहार में। और आएंगे आपको जो दक्षिणी भाग है बिहार का, इस तरफ जिला में कोई बाढ़ की नहीं होती है। बाकी उत्तरी पूर्वी बिहार में दिक्कत है बारिश की और बाढ़ भी आती है। अगला क्वेश्चन है कि रबी और फसल खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। तो रबी फसल, रबी की फसल शीत ऋतु के आगमन के साथ प्रारंभ होती है और ग्रीष्म ऋतु के आगमन तक रहती है। गेहूँ, जौ, चना, तिलहन आदि फसलें इसके अंतर्गत आई जाती हैं। आप सिंपल सी भाषा याद रखेंगे कि रबी में जो आता है गेहूँ के साथ जो खेती में उत्पादन होता है उसे कहते हैं रबी। तो गेहूँ, जौ, चना, तिलहन आदि फसलें इसके अंतर्गत उगाई जाती हैं जो रबी होता है। ये गर्मी के मौसम में शुरू होता है और मतलब आता है ये त्यौहार जो ठंडा में आता है और गर्मी तक ये ख़त्म होता है। और जो इस खरीफ फसल है, खरीफ फसल का मानसून ठंडा से कुछ बाद यानी बारिश जब होता है तब ये मानसून में स्टार्ट होता है और इसका आगमन होता है और ये शीत ऋतु के प्रारंभ तक रहती है। मतलब कि धान जैसे रोपा गया है तो बरसात में रोपाता है और ठंडा के लास्ट तक या लास्ट तक नत का ये मतलब बीच के ही शुरुआत तक कुछ भाग तक शीत ऋतु के प्रारंभ तक रहती है। मतलब ठंडा शुरुआत में ही रहता है, उसके बाद काट ली जाती हैं। और चावल के साथ धान के साथ जो फसल रोपाया है वो आ जाएगा खरीफ फसल में। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, खरीफ और रबी और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। तो रबी की फसल शीत ऋतु के आगमन के साथ प्रारंभ होती है, ग्रीष्म ऋतु के आगमन तक रहती है। गेहूँ, जौ, चना, तिलहन आदि फसलें इसके अंतर्गत उगाई जाती हैं। जबकि खरीफ फसल मानसून के आगमन मतलब कि बरसात का आगमन से प्रारंभ होकर शीत ऋतु तक के प्रारंभ तक रहती है, यानी ठंडा के शुरुआत तक रहती हैं। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली आदि फसल इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है कि बिहार में दलहन के उत्पादन का वितरण के लिए संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो बिहार में दलहन बहुत महत्वपूर्ण है, दाल रहेगा तभी प्रोटीन मिलता है। दाल खाना बच्चे के बहुत जरूरी होता है। बिहार में दलहन फसल के चना, मसूर, चना जानते हैं बूट को, और मसूर
मसूरी को कहा जाता है खेसारी, जो खेसारी होता है खाते हैं आप, ये होता है। मटर, उसी को खेसारी जैसा ही, मटर जैसा ही होता है लेकिन छोटा होता है खेसारी। एवं गर्मा मूंग, मूंग के दाल भी जानते हैं। रबी फसल, रबी दलहन फसल है, सब रबी के साथ ही होता है, जितना दलहन फसल है रबी फसल ही होता है, रबी दलहन फसलें होती हैं। जबकि अरीफ, अरहर, मूंग खरीफ दलहन की फसलें होती हैं। एक दो को अपवाद भी है, रहर ये ज़्यादा दिन पर होता है इसलिए इसे खरीफ में भी शामिल हो जाता है। तो अरहर, मूंग खरीफ दलहन की फसलें हैं। ये 2007-07 के आंकड़ा है कि 2006-07 में बिहार की रबी दलहन की खेती 519.6 हज़ार हेक्टेयर में भूमि पर की गई थी। मान लीजिए रुपया था कितना पर, 519.6 हेक्टेयर पर रुपया था। जो उत्पादन हुआ था 3,72,000 मैट्रिक टन था, यानी वजन का रुपया था जो 519,000 हेक्टेयर पर, और हुआ था कितना 372,000 हेक्टेयर दाल हुआ था। इसी प्रकार खरीफ, खरीफ दलहन पौधे, यहाँ पर खरीद हो गया है, यहाँ पर आप ही चाहेंगे, यहाँ पर फ होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं आपको खरीफ। खरीफ, खरीफ दलहन की खेती 87.26 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है, जो कुल उत्पादन का 74,000 हेक्टेयर था। तो यहाँ पर 74,000 मैट्रिक टन हेक्टेयर था। और इसको कहाँ पर हुआ था, सबसे ज़्यादा दाल होता है पटना जिला में, दूसरा स्थान पर जिला है कैमूर, और तीसरा स्थान पर है कौन सा, भभुआ। तो ये स्थान है तीनों का, और यहाँ पर छूटा हुआ है। तीसरा पर कैमूर जिला दिया है, पटना जिला प्रथम है, औरंगाबाद जिला दूसरा स्थान है, और कैमूर जिला तीसरे स्थान पर स्थित था। ये हो गया आपका दलहन का प्रस्तुत विवरण। तो ये आप अगर वीडियो थोड़ा जल्दी जाता है तो आप रोक कर लिख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। लोहा एवं इस्पात उद्योग के बुनियादी उद्योग क्यों कहा जाता है? किसी भी देश के बहुत सारे उद्योग जैसे भारी, हल्के और मध्यम वर्ग के उद्योग लोहे से बने हैं, मशीनरी पर निर्भर करते हैं, अतः लौह इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग कहा जाता है। क्योंकि सब चीज़ जिस पर निर्भर हो उसी को बुनियादी कहा जाता है, जिस पर मजबूत होता है उसी को बुनियादी होता है। तो सरिया जैसे लोहा है, इस पर सारा चीज़ निर्भर है, किसी भी चीज़ में लोहा का होना जरूरी है, इसीलिए लोहा एवं इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग कहा जाता है। ताल चिन्ह और स्थानीय चिन्ह क्या है? तो ताल चिन्ह और स्थानीय चिन्ह समझ लीजिए पहले कि क्या है। जैसे मान लीजिए कोई है कि भवन है, पुल है, खंभा है, पत्थर है, ये सब अस्थाई है, मतलब ये हिलने डुलने वाला नहीं है, यहाँ से होने जाने वाला नहीं है। जैसे घर हो गया तो यहाँ बन गया तो यहीं पर रहेगा, तो ये उसे तल चिन्ह कहते हैं जो स्थायी रूप से रहता है, इसे हम क्या कहेंगे, तल चिन्ह। जबकि दूसरा कहता है तल चिन्ह की सहायता से, उसी के सहायता से कहीं और भूमि मापा जाता है जिसका मतलब अस्थाई नहीं है, इधर उधर हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थानिक चिन्ह कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। जिस चिन्ह का समुद्र तल से नापे गए भवन, पुल, खंभे तथा पत्थर जैसे अस्थायी वस्तु पर लगाते हैं उसे तल चिन्ह कहते हैं। इससे समुद्र की सतह से ऊंचे स्थान की ऊंचाई का ज्ञान होता है। ताल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान को मापी गई ऊंचाई को स्थानीय ऊंचाई कहते हैं। इस बिंदु की सहायता से बनाते हैं और ऊंचाई के अंकों की सहायता लेकर संख्यात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। ध्यान रहे कि ऊंचाई का तात्पर्य पर समुद्र की सतह से ऊंचाई से होता है, यानी समुद्र के निचला भाग से होता है जो मापा जाता है, उसे स्थानीय चिन्ह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित हैं। कह रहा है कि भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका पालम जो जगह हो गया वहाँ पर है, ये जगह कहाँ पर है, नई दिल्ली में। उसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहाँ पर हो गया, जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ देख रहे हैं तो वो गांव का नाम हो गया, लेकिन कहा जाएगा बिहार, तो उसी प्रकार ऐसा कहा जाता है। दमदम जो है वो स्थान का नाम है, और कलकत्ता है जो ये राजधानी है, तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम है।
छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अन्नादुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मीनाबक्कम कहाँ पर है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मृदा निर्माण के कारण का उल्लेख करें। तो मृदा निर्माण एक लंबी अवधि के पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारक हैं: ऊंचा वक्ष या धाराकृति, मूल शैल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण, समय आदि हैं मृदा के निर्माण के कारण। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर। जिस खनिज में धातु प्रमुखता से पाए जाते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन, सोना। धात्विक का भी दो प्रकार होता है, लौह और लौह अयस्क, तो उससे जानना नहीं है। इसमें धात्विक और अधात्विक पूछा है, तो इसलिए धात्विक और अधात्विक देख लेते हैं। जिस खनिज से धातु नहीं मिलते हैं उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है, जैसे अभ्रक, कोयला, ये अधात्विक खनिज में आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और इस साल देखिए हरित क्रांति आने से भारत में यही फायदा हुआ, यहीं से पंजाब प्रति हेक्टेयर में आगे हो गया। आगे पंजाब इसलिए हुआ गेहूं उत्पादन में हरित क्रांति का ही देन है। विश्व में स्वामीनाथन आयोग कहा जाता है, इसे भारत में लाए थे। तो 1960-70 के दशक में कृषि में अंतर्गत एक पैकेज लाई गई, जिससे कि कृषि के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत संकरण किस्म का उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक आदि का प्रयोग कर खाद्य उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि को दी गई है। ये खाद्य सुरक्षा से मील का पत्थर साबित हुआ। इस क्रांति को आगे बढ़ाने में सहकारिता विभाग और भारत सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया, क्योंकि जिस चीज़ से फायदा होता है सरकार भी उसको तरक्की करती है। आगे वो सहकारिता विभाग के अंतर्गत कृषि का सारा मंत्रालय देखा जाता है। ध्यान दिया गया, हरित क्रांति के फसलों को पैदावार में काफ़ी वृद्धि हो गई। इससे साधन उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भर हो गया। यही हरित क्रांति का मुख्य योगदान था और हरित क्रांति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था। उसी वक्त से सरकार हरित क्रांति से बहुत ज़्यादा फायदा में हुई थी। अब यहाँ तक आप 15 क्वेश्चन देख लिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो कम से कम लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही हमको मोटिवेशन देता है। और वीडियो कैसा लगा ये अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा, तभी तो आगे वीडियो और मिलती रहेगी आपको। और जिस तरह के कोई गलती होती है उसे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि उसे अगले वीडियो में सुधारा जाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।